Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi Nigam and today I'm here to teach you the second chapter of biology, that is the biological classification. So guys, NCERT या और भी बुक्स में ये जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, मोस्टली जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब के बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन ये वीडियो नीट के पर्पस से ज़्यादा बनाई गई है। इसलिए अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और गाइस, फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ अ लिविंग वर्ड, उसके 4 या 5 लेक्चर हैं, आप देख लीजिए, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाय द वे मैं चैप्टर 1 दैट इज़ लिविंग वर्ड की 1 शॉर्ट वीडियो लाने वाली हूँ बहुत जल्दी। So, without wasting our time, let's get started. Now, we will learn some important contribution and some important scientists who worked in the field of biological classification. So, the first scientist is Aristotle. जैसे आप लोगों ने देखा ना कि केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोशियर है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज है, वैसे ही फादर ऑफ बायोलॉजी ना एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी है एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही है। और ही क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इन 3 ग्रुप्स. व्हाट आर द 3 ग्रुप्स? ट्रीज, shrubs and herbs. These are the 3 groups which was divided by Aristotle on the basis of morphological characters. एरिस्टोटल में बस 3 चीज लर्न करनी है और बाकी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। एरिस्टोटल में बस फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, और इन्होंने प्लांट किंगडम को मतलब प्लांट्स को 3 पार्ट्स में 3 ग्रुप में डिवाइड किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, ट्रीज, शब्स एंड हर्ब्स। Now the second scientist is Theophrastus. He was the father of ancient plant taxonomy. देखो, प्लांट टेक्सोनॉमी और एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी अलग है। तो एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं और ही वाज द फादर ऑफ बॉटनी। जैसे बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल हो गए। अब बायोलॉजी के भी तो 2 पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, तो फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल ही है, while father of botany Theophrastus हैं। And he classified plant kingdom into 4 groups on the basis of growth habit. जिनकी भी growth habit होती है उनके basis पे उन्होंने divide किया plants को। इन्होंने 4 parts में divide किया था, trees, shrubs, undershrubs and herbs. Now come to the Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is the most important scientist for the NEET aspect. मीन्स नीट के लिए कैरोलस लिनायस बहुत इंपॉर्टेंट है कि और कोई साइंटिस्ट आए या ना आए, लेकिन कैरोलस लिनायस हमेशा आता है। एक ना एक पॉइंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ही इज़ द फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी. Don't be confused in Theophrastus and Carolus Linnaeus. Theophrastus is the father of ancient taxonomy and Carolus Linnaeus is the father of plant taxonomy, means only plant taxonomy, and he is the father of animal taxonomy, means he is the father of taxonomy as well as plant taxonomy and animal taxonomy. Understood? Here you can see that the classification means under the kingdom he divided 24 classes on the basis of carpels and stamens. Carpels जो होता है वो flower में female part होता है and stamen is the male part of the flower. Means बेसिकली उन्होंने प्लांटे किंगडम, प्लांटे में 24 क्लासेस डिवाइड की थी ना, तो प्लांट्स में क्या होगा, फ्लावर्स होंगे ना, तो स्टेमेंस एंड कार्पस मीन्स सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे इन्होंने क्लासेस को डिफाइन किया। सो इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन ना सेक्सुअल क्लासिफिकेशन कहा जाता है।
हैं, और इनके क्लासिफिकेशन को हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. Now the next scientist is George Bentham and Joseph Dalton Hooker. These are the two scientists who worked together, and he belongs to Royal Botanical Garden. Means एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन था, वो वहाँ से बिलोंग करते थे. And he was the curator. Who was curator? Scientist working in the botanical garden, means the scientists who are working in the botanical garden. To them we called curator. Then he wrote the book Genera Plantarum. He wrote a book. Sorry, they wrote a book because two are there. So they wrote a book Genera Plantarum. In this book, they gave the biggest and natural classification of spermatophyta, that is plants with seeds. Spermatophyta is the plants with seeds. And the classification which was done by Bentham and Hooker was a natural classification, and it was the simplest classification, and they classified on the basis of floral characters. मीन्स जो फ्लोरा हम लोग पढ़ते हैं ना, फ्लोरा फ्लावर्स प्लांट्स में, तो उनके अपीयरेंस के कैरेक्टर्स पे, जो उनके अपीयरेबल कैरेक्टर्स हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाइड किया. अब इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि ही डज नॉट कंसीडर द फाइलोजेनी. फाइलोजेनी मीन्स history of evolution or evolutionary relationships. As I told you earlier कि जैसे evolutionary means ये बताना कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जैसे मैं मीन्स वैष्णवी, मेरी मदर, फिर उससे पहले मेरी नानी, फिर मेरी नानी की मम्मा. तो ये एक फाइलोजेनी हो गई ना. अगर आप उल्टे से देखें मीन्स नानी की मम्मा, फिर उसके बाद नानी, फिर उसके बाद मेरी मम्मा, फिर मैं, तो एक फाइलोजेनी हो गई ना कि सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया. तो इस चीज़ को ना फाइलोजेनी कहते हैं कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बताए हैं इसमें ना. जो बेंथर एंड हुकर थे, इन्होंने ना डीमेरिट्स थी इनकी कि इन्होंने ना फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया था. अब एक क्वेश्चन आता है कि चलो ये तो मान लिया कि हम लोग ने कि बेंथर एंड हुकर ने फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया था, बट क्यों नहीं किया था? बिकॉज इन दिस क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म्स आर प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. मीन्स तीन चीज़ें उन्होंने बनाई थी. एक तो देखो स्पर्मेटोफाइटा में इन्होंने ना तीन डिवाइड किया था, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म में एंड मोनोकोटिलिडन. सो डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन के बीच में जो जिम्नोस्पर्म में था वो इनके बीच में रखा गया था. मीन्स इसका सिंपल फंडा है कि मतलब because it does not consider phylogeny of plants because in this classification gymnosperms are placed between dicots and monocots. Bas, that's it. And the third point is बट द रियल फाइलोजेनी, अगर पूछा कि चलो ठीक है ये तो हम समझ गए कि इन्होंने ना फाइलोजेनेटिकली नहीं रखा था, पहले डाइकॉट्स लगाया, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकॉट्स, चलो ठीक है ये तो मान लिया, लेकिन रियल फाइलोजेनिक थी क्या? अगर पूछ ले कि अगर साइंटिस्ट ने, ठीक है, जो एक हाई अथॉरिटी होती है, अगर उसने मना कर दिया कि ठीक है फाइलोजेनी से नहीं लगा है, तो किस बेसिस पे किया? तो रियल फाइलोजेनी भी तो होगी. तो रियल फाइलोजेनी थी, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आएगा, उसके बाद डाइकॉट्स, देन मोनोकॉट्स. ये डीमेरिट्स यू कैन नोट डाउन ऑन योर कॉपी बिकॉज डीमेरिट्स ना नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एज ये जो मैं जितने भी साइंटिस्ट के नेम और ये सब बता रही हूँ, इसमें बस दो साइंटिस्ट आ जाते हैं, कैरोलस लिनियस एंड R.H. विटेकर, अपने स्कूल में, मैं बोर्ड्स की बात कर रही हूँ. और
नीट में तो ये सारे साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट है. Now come to the Osbert Tippo. He proposed the biggest phylogenetic classification of plant kingdom. Means plant kingdom की सबसे बड़ी phylogenetic classification इन्होंने बताई थी. And you know, it was the most acceptable classification because it was the simplest classification. Means इसने ना सबसे biggest phylogenetic, मतलब इसमें phylogeny को भी consider किया था और ये simple classification भी थी. So that's why we are studying this classification, because it is it considered as a phylogenetic, and it is a very simple, so that's why it is most acceptable and it is easier to learn for the students. Means in books this classification is written mostly. Now the next scientist is Karl Menz. He showed the importance of serology in taxonomy. Means इसमें इतना कुछ आता नहीं है कार्ल मेंस पे. अगर आ गया तो आ जाएगा कि the scientist who proposed the serology in taxonomy, you simply take Karl Menz. Now अब वो साइंटिस्ट आए जिसके बारे में आप लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. दैट इज R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने ना ही क्लासिफाइड 5 किंगडम. मीन्स ही गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज किंगडम Monera, then second is kingdom Protista, then third is kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. And he कंसीडर्ड फाइलोजेनी. मीन्स उन्होंने ना फाइलोजेनी को कंसीडर किया था क्लासिफिकेशन के बेसिस पे. मैंने बताया था ना कि मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, तो ये तो एक फाइलोजेनी का ही एग्जाम्पल हुआ ना. हाँ, एक बात आती है कि मैं कैरोलस लिनायस में बताना भूल गई कि कैरोलस लिनायस ने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था. बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की अगर आप लोग को वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे बैक सीरीज में जाके देख सकते हैं. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी. तो इसका आंसर मोनेरा है. मीन्स मोनेरन्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा पाए जाते हैं. मीन्स मैक्सिमम डाइवर्सिटी मोनेरन्स की है. ये नीट के एक्सपेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बता दिया. मोनेरन्स इन्वॉल्व्स बैक्टीरिया. अब हम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मीन्स कौन सा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाया जाता है, कि जैसे प्रोटोजोन्स है, बैक्टीरिया है, ऐसे कुछ है ना क्वेश्चंस करके आ सकते हो. तो बैक्टीरिया पे टिक लगाएगा बिकॉज बैक्टीरिया मोनेरा में आता है. अभी इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है जो राउंड से शेप है, बैसिलर शेप है, स्पाइरल शेप तो नहीं है. मीन्स मोनेरन्स और बैक्टीरिया, ये मोनेरन्स में बैक्टीरिया आते हैं और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. दैट्स व्हाई इट्स अ मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी. नाउ हियर इज अ साइंटिस्ट कार्ल वोजी. ही गेव द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ. दैट इज डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया. अगर आप लोग को डोमेन पढ़ना है तो मेरे प्रीवियस सीरीज में जाके देख सकते हैं. मैंने डोमेन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. So thanks for watching this video. If you feel this video is helpful for you, then please hit the like button, do share the video and subscribe to my channel. Thank you.